हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए। आवाज़ आ रही है मेरी? आप तक पहुंच पा रही है? जल्दी से कंफर्म कीजिए। चिराग, गोपाल, बताइए। ठीक है, वेरी गुड। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स आप डिटेल्स में, ये बेसिक लेवल है जो आपको एएफए में पढ़ना है, बट इससे एक कॉम्प्लेक्स जो चैप्टर है वो डेरिवेटिव्स का वो बीएफएम में है। यहाँ पे आपको बेसिक लेवल में डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर एएफएम में भी है और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी डेरिवेटिव्स है, वहाँ भी पढ़ना है आपको। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर दोनों क्लियर हो जाएगा ना, तो आप मान के चलो कि इंडियन इकोनॉमी या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी आपके 2-3 मार्क्स वहाँ से भी आ जाएंगे। ठीक है, ये न्यूली एडेड चैप्टर है डेरिवेटिव्स। ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसके टर्म जो है उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप इसको अगर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेटिव शुरू करने से पहले 2-3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं। मैं इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि आप अनम्यूट करें और थोड़ा देर 1 मिनट बात करें मुझसे। आप लोग में से आप कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? आई एम फाइन अमरीक, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार इसने ठीक कर दिया। अगर वो आप लोगों के हिम्मत नहीं रहता तो शायद आज नहीं होना। नहीं बच्चे लोगों का, मुझे देखिए, मैंने कमिटमेंट किया है आपके एग्ज़ाम से पहले पहले ये सारे सिलेबस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना? तो डोंट वरी, मैं सैटरडे संडे सब मिला करके जल्द क्लास ख़त्म कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच यू गाइज, आई रियली लव यू। तो आप जल्दी से फटाफट मुझे अनम्यूट करके बताइए कितने लोग हैं जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं। थैंक्स थैंक्स वेल। तो आप लोग बताइए कि कितने लोग हैं जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट आप लोगों ने खेला है। फटाफट, एक गेम है, 1-2 मिनट का गेम है। अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए, फिर आप लोग म्यूट कर लेना, फिर मैं शुरू करूंगा। उससे पहले मैं बस एक चीज जानना चाह रहा हूं। फाइन, तो आई नीड 2 पर्सन, 2 टीम चाहिए मुझे। आप दोनों में जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा या रेडी रहेगा, उसको मैं उस टीम का हिस्सा बनाऊंगा, पार्ट बनाऊंगा। तो आप मुझे बताओ कि कौन इस टीम में पार्टिसिपेट करेगा। फर्स्ट वन कौन? मी, सुहेल, थैंक्स। एक और, वन मोर, वन मोर, एक कोई और हैंड रेज कीजिए, कोई भी, कोई एक। हेमंत कहाँ हो भाई? अमरीक, वन अप पार्ट ऑफ दिस गेम। एक आदमी चाहिए मुझे। कोई नहीं है? हम्म, कोई एक बंदा दे दो भाई। हार्दिक, गोपाल, चिराग, कोई एक तो बोलो। सुहेल एक है टीम में, दूसरा कौन बनना चाहेगा टीम मेंबर? फास्ट, हैंड रेस कर लो ना, मैं नाम बोल दूंगा, डोंट वरी। कोई एक आदमी और चाहिए। आई नीड वन मोर पर्सन टू कंटिन्यू दिस गेम। तो टेल मी हु इज इन फॉर दिस गेम। हार्दिक, ओके। चलो मैं एक प्रतीक, प्रतीक और सुहेल, चलो ठीक है। तो एक चीज बताता हूं, हार्दिक और सुहेल, आप 2 टीम हैं, दोनों टीम के कैप्टन हैं, बाकी आपको फॉलो करेंगे लोग। मुझे एक बात बताइए कि आप सपोज करो कि एक ओवर है और 26 रन है, मारना है लास्ट के 26, लास्ट के 1 ओवर में 26 रन मारना है।
सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहा है, ठीक है। कितने लोग इसमें से हैं जो ये बता सकते हैं, मतलब सोचते हैं कि ये मैच इंडिया जीत जाएगा अगर सूर्य कुमार बैटिंग कर रहा है, और कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये नहीं जीत पाएगा। 1 ओवर 26 रन और क्रीज पे हैं सूर्य कुमार यादव, एक और कोई भी ले लेते हैं, बताइए। क्या सूर्य कुमार यादव नहीं, चलिए MS धोनी ले लेते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई एक बताइए, मैच इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा? मैच इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा? कौन बोला? हार्दिक बोला 50-50 चांस, वेरी गुड। हार्दिक 50। नहीं नहीं, आप बस सारे वेरिएबल को कांस्टेंट रखिए, अभी बस इतना बताइए कि ये चांसेस क्या है। आपको बस एंटिसिपेशन बनाता है कि कौन जीतेगा। आपने बोला 50-50, कोई और है जो ये सोचते हैं? सुहेल, आप क्या सोचते हैं कि कौन इंडिया जीतेगा या हारेगा? 60%, मतलब सुहेल सोचते हैं कि जीत सकता है, ठीक है ना। तो विन वाले टीम में सुहेल है, ठीक है। इनमें चलिए ये सोचते हैं जीतेगा। कितने लोग हैं जो हार्दिक, ये हार्दिक आप क्या, अमरीक क्या सोचते हैं आप? जीतेगा या नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, बताइए। See, the question is that there is a 1 over left and on the crease MS Dhoni is playing, where and India needs 26 run. So whether India is going to win this match or not, tell me. 1 ओवर 26 रन, इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा? क्रीज पे MS धोनी खेल रहा है। आप भी विन साइड हैं, वेरी गुड। अमरीक विन साइड, कोई एक और जो विन साइड नहीं है? फास्ट, कोई एक जो लगता है कि नहीं है? कुछ लोग होंगे, क्योंकि देखिए आपने बोला 50%, इन्होंने कहा 60%, मतलब 40% चांसेस है कि आप नहीं भी जीत सकते हैं, 50% चांसेस है कि ये इंडिया नहीं जीत सकता है। तो 100%, वेरी गुड हेमंत, ये हुई ना बात। तो देखिए जैसे जैसे जनता ये बोल रही है जीतेगी जीतेगी जीतेगी, तो एक स्पेकुलेशन है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन अभी भी स्टिल जनता ये 50% सोचती है कि नहीं जीतेगा इंडिया। 60% कैप्टन सुहेल के इससे जीतेगी और 40% चांसेस है कि नहीं जीतेगी, बट इनका जो चांसेस है जीतने का वो हायर साइड है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो अप है या तो डाउन है। एक टीम सोच रही है कि जीतेगा और एक टीम जीत रही है कि नहीं जीतेगा। ये इट्स लाइक ए बेटिंग, डेरिवेटिव्स भी वैसे ही हैं, या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अच्छा, अभी मैच हुआ नहीं है, मैच फ्यूचर में होने वाला है, 1 ओवर बाकी है, 1 ओवर होने के बाद ही रिजल्ट पता चलेगा। बट मैं ये सोच रहा हूं कि ये बैट इंडिया जीत सकता है या नहीं जीत सकता है, इसका स्पेकुलेशन अभी से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैच इंडिया जीतेगा और इंडिया नहीं जीतेगा, इसमें दो टीम है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स भी ऐसे ही हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक टीम जो होती है वो बोलती है, अब आते हैं यहां, चलो ये एक डाइस है, इसमें से एक प्रोबेबिलिटी है, इसमें तो 6 प्रोबेबिलिटी बनेंगे ना, इसमें एक प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं इंडिया की। एक है अपसाइड और एक है डाउन साइड, हाँ या ना, ठीक है। अब क्या है कि देखो डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि जो डेरिवेटिव, ठीक है, डेरी का मतलब क्या होता है? डेराइव, डेराइव्ड, डेरी का मतलब होता है डेराइव्ड, डेराइव, वेटिव्स का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू डिराइव करना किसका? डेरिवेटिव में किसका? अंडर
लाइंग एसेट्स का, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट्स का। अंडरलाइंग एसेट्स कैसा? ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब डेराइव करना है वैल्यू किसका? कॉन्ट्रैक्ट का, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एक फैक्टर है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन टू पार्टीज और मे बी मोर देन टू पार्टीज। दूसरा होगा ये फ्यूचर की बात करेगा, जब भी बात करेगा फ्यूचर की बात करेगा, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फ्यूचर के लिए होगा, ठीक है। अब एक ये चीज समझ गए हम लोग। अब ये है कि ये अंडरलाइंग एसेट्स होता क्या है? डेरिवेटिव्स में अंडरलाइंग एसेट्स, जैसे डेरिवेटिव्स में अंडरलाइंग एसेट्स क्या क्या हो जाएगा? आपका स्टॉक मार्केट है, स्टॉक हो जाएगा। दूसरा कमोडिटीज हो जाएगा। तीसरा इंडेक्स, और क्या हो जाएगा? और करेंसी। ये सारे चीज हैं अंडरलाइंग एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी ये सोचती है कि अगले 3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो इससे वीट का दाम बढ़ जाएगा। तो वो अब ब्रेड बनाने वाले की उसको लग रहा है कि दाम बढ़ जाएगा, तो वो क्या किया कि एक जितने भी उसको ज़रूरत है अगले 3 महीने के बाद 6 महीने तक जितने भी वीट की ज़रूरत पड़ेगी, वो फार्मर के पास गया। बोला ऐसा है कि एक काम करो कि मैं अभी जो मार्केट रेट है, मैं जिस मार्केट रेट पे से कि मैं एक जो बोरा है वो 100 रुपये का लेता हूँ या फिर 500 रुपये का लेता हूँ, आप एक काम करो मुझे 3 महीने के बाद यही बोरा 500 रुपये में चाहिए। क्योंकि उसको लग रहा है ये 500 से 550 रुपये पहुँच जाएगा, तो मेरा जो कॉस्ट है ब्रेड बनाने का वो बढ़ जाएगा। तो उसने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्यूचर में कि अगले 3 महीने के बाद से 6 महीने तक जो आप सप्लाई करोगे आप मुझे 500 में ही करोगे। किसान को ये लगा कि हो सकता है प्राइस डाउन हो जाए। किसान को ये लग रहा है कि प्राइस डाउन होगा, क्यों? उसका अपना एक्सपेकुलेशन है। जिस तरह से आप में से किसी ने बोला कि 50% जीतेगा, 50% नहीं जीतेगा, आपका अपना माइंडसेट है, आपके अपने थॉट प्रोसेस है, आपकी अपनी लॉजिक है। उसी तरह जो फार्मर है उसके अपने थॉट प्रोसेस है, उनकी अपनी लॉजिक है कि दाम बढ़ेगा नहीं घटेगा। किसान को ये लगा कि अगर दाम घट जाएगा तो मुझे 500 रुपये की जगह पे 450 रुपये मिलेगा। और जो ब्रेड मेकर है, ब्रेड बनाने वाली कंपनी, वो ये सोच रही है कि अगर दाम बढ़ेगा तो मेरा कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगा, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि 3 महीने के बाद दाम चाहे जो भी हो, जैसे मान लेते हैं दाम बढ़ गया, तो किसान को वो 500 रुपये में ही देना है, इसको फायदा हो। अगर दाम घट गया तो दाम घट गया तो भी इसको, किसान को, ब्रेड मेकर जो है, ब्रेड बनाने वाली कंपनी, उनको 500 रुपये ही देना। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, तो उससे किसान को भी फायदा हो गया। अगर दाम बढ़ जाता है तो किसान को घाटा हो जाता है, लेकिन इसको फायदा हो जाता है। तो ये दो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो लोगों के बीच में, इसको ही हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब चलो, ये मैं बाद में बताऊंगा। चलो अब आ जाओ डेरिवेटिव्स। हम लोगों ने समझ गए डेरिवेटिव्स का मतलब। अब डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो अभी बताया था, ठीक है। इट्स वैल्यू कम्स फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स फ्रॉम द डेरिवेटिव इटसेल्फ। द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, बताए थे अभी, एंड ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। यहां अंडरलाइंग एसेट्स कौन कौन है? स्टॉक्स हैं, करेंसी हैं, इंडेक्स, कमोडिटीज, ठीक है। दे आर यूज टू हेज रिस्क। हेज क्या होता है? हेज का मतलब है कि जब वो जो ब्रेड मेकर था, ब्रेड बनाने वाली कंपनी था, वो उसने क्या सोचा कि दाम बढ़ जाएगा, तो इसने क्या किया, ये जो रिस्क है दाम बढ़ने का, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इसको कॉन्ट्रैक्ट कर करके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि आप मुझे जो वीट है वो आप इस प्राइस में देना।
इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को मिटिगेट करना। और रिस्क को मिटिगेट करने का मतलब है, इसका एक पर्टिकुलर वर्ड है हेज करना, ठीक है। तो जो हेज करते हैं उनको हेजर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इस प्रोसेस को हम लोग हेजिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर? अब आ जाओ। They are used to hedge risks such as fluctuation in stock, bond, commodities and index price, foreign exchange rate, interest rate, etc. क्लियर? यहां तक समझ में आएगा डेरिवेटिव्स क्या है? नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखो फंक्शन क्या क्या है, ये रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेट करता है। डेरिवेटिव्स ट्रांसफर द रिस्क फ्रॉम द बायर टू सेलर। अब क्या है ना, बायर तो उसने बीट, जो बनाने वाली कंपनी वो बायर है कि बीट चाहिए होगी, उसने क्या किया, रिस्क अपना दे दिया सेलर को। भाई अगर बढ़ेगा तो तुम समझो, मुझे नहीं पता है, मैंने तो फिक्स कर लिया अपना रेट, अब अगर बढ़ा तो अब तुम समझो। तो उसमें क्या हुआ, इसने ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, रिस्क को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सर्विंग एज ए इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल। तो एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा है लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी। They enhance the liquidity of the underlying instrument and play a crucial role in price discovery. अब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ब्रेड बनाने वाली कंपनी एक ही नहीं है, उसको ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी और भी वेट कंपनी है, वेट प्रोड्यूस करने वाले फार्मर हैं और ब्रेड बनाने वाली कंपनी है। तो उसमें क्या है, जब इनको एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी गई कि एक किसान से कि मुझे 500 रुपए में एक बोरे चाहिए होंगे वीट आपका। अब क्या है, दूसरी कंपनी गई, उसने बोला कि आप ठीक है, मैं 510 रुपये देने को तैयार हूँ। कोई और कंपनी गई तो मैं 520 रुपये देने को तैयार हूँ। इस तरह से मार्केट। तो ये क्या हुआ, जब ऐसा है तो प्राइस डिस्कवरी भी होता है, एक आइडिया लगता है, क्योंकि इनहेंस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इनहेंस करता है किसका, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट का, और प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ प्राइस डिस्कवरी। कैपिटल रेजिंग, डेरिवेटिव्स ऑफर ए इम्प्रूव एवेन्यू फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स। अब क्या है कि फंड्स भी तो पहले मिल जाते हैं ना, फंड्स भी तो आपको पहले मिल जाते हैं ना, कि आपको 3 महीने के बाद बिल्कुल फंड आपको मिला हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो फंड्स भी तो पहले मिल जाते हैं ना। आप लोन लेंगे, अगर ब्रेड कंपनी के पास नहीं है तो पहले से लोन लेकर के 6 महीने का दे देगा। तो फंड जिसके पास है, जो सेलर है उसके पास तो फंड्स आ जाएंगे ना फॉरन। मार्केट डेप्थ, दे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू डेपनिंग मार्केट डायनामिक्स। सेम चीज है कि डीपनिंग मार्केट डायनेमिक्स इससे ही रिलेटेड है, जो प्राइस डिस्कवरी है। जितने लोग आएंगे, जितने लोग इसमें जुड़ेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो उससे मार्केट जो है वो और डेपनिंग होगा, बढ़ेगा, ग्रोथ होगा उस मार्केट का। नेक्स्ट, हेजिंग। अब हेजिंग आते हैं, यहां तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम समझने में? जरा सा देख लेते हैं कौन कौन है। वेरी गुड। आप लोग बोल देना भाई, क्लियर जब मैं पूछे टाइप कर देना, मैं कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं हेजिंग। हेजिंग मैंने बताया था कि रिस्क को मिटिगेट करना, कम करना। क्या आने वाले पहले हेज होता क्या है? हेज का मतलब है कि मिटिगेटिंग रिस्क, रिस्क जो है उसको कम करना, फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम करना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कार खरीदा, अगर आपने कार खरीदा तो कार का सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस कर लेते हैं। अब गाड़ी आपने कहीं लगाई, यू जस्ट पार्क योर व्हीकल समवेयर इन योर लोकेलिटी और समवेयर आउट ऑफ लोकेलिटी कह सकते हो। वो गाड़ी आपकी चोरी हो गई, लेकिन आपने इंश्योरेंस करके रखा था, इसलिए इंश्योरेंस करके रखा था, इसलिए वो जो रिस्क है वो आपने मिटिगेट कर लिया, हेज कर लिया कि नहीं मेरा इंश्योरेंस किया हुआ है, क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी समझेगी, वो मुझे पैसा देगी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का हेज हुआ, ठीक है। लेकिन ये डेरिवेटिव्स में ये डिफरेंट है, वो समझने के लिए। तो वेज ऑफ हेज, फिक्सिंग अ प्राइस, एक है लीनियर वे। लीनियर वे क्या है कि अगर कोई वेट कंपनी है,
सपोज करो कि ऐसे अब ये व्हीट मान लेते हैं कि ये इसको व्हीट चाहिए, ये व्हीट कंपनी का मालिक है, ब्रेड कंपनी है, समझ लीजिए ब्रेड कंपनी है, और ये फार्मर है, ठीक है। अब इसने इसको प्राइस दिया, बोला कि भाई 500 पर पैकेट आपसे चाहिए होगा, ठीक है। अब आपको जब 3 मंथ्स के बाद, कब चाहिए, 3 मंथ्स के बाद, विधान प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट विधान, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक्स। तो अभी क्या है कि 500 अगर इसने दिया है, जो हम लोग ने पहले एग्जांपल समझा था, अब ये क्या हुआ कि ये रेट इसका चाहे बढ़े या घटे, इससे कोई मतलब नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें अगर रेट, अगर मार्केट का रेट बढ़ जाता है, 550 हो जाता है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसको 500 में ही मिलेगा, ठीक है। इसको जैसे ऐसे समझ लो कि इसने क्या किया, 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए कितना, 10,000 पैकेट बुक कराया, क्विंटल का पैकेट ही लेते चलते, बुक कराया, पर पैकेट है 500, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये 3 मंथ्स के बाद जो रेट है, मार्केट रेट है 550 हो गया, तो इसको कितना देना है, इसको 500 ही देना है, इसको 500 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पे ये रेट सपोज करो कि ये 450 हो जाता है, 450 हो जाता है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर भाग जाएगा, नहीं, इसको तब भी लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। मार्केट का रेट कुछ भी हो, आपको 500 ही लगेगा, 500 में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और आप इससे बाहर ऑब्लिगेशन आपके साथ है कि आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर और असिमेट्रिक वे। ये एक एग्जांपल है इंश्योरेंस का। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस जब डाउन जाएगा, प्राइस जब डाउन जाएगा, जब तक चोरी हुई, इवेंट जब तक क्रिएट नहीं होगा, तब तक वो इंश्योरेंस का क्या होता है कि आप इंश्योरेंस जब क्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं जब इंश्योरेंस, तब जब तक आपने एक ब्लैंकेट इंश्योरेंस ले रखा है कि कार चोरी होगी तभी आप क्लेम कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, प्राइस जब इंक्रीज करेगी तभी आप इसका यूज करेंगे, डिक्रीज करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब आइए, ये स्पेक्यूलेशन, ये स्पेक्यूलेशन क्या होता है, ये एक तरह का एक्सपेक्टेटर होता है। ये क्या लोग होते हैं, ये ऐसे आप समझ लो, ये मौका परस्त होते हैं, मतलब यार बहती गंगा में हाथ धो लो वैसे वाले। वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इतना, उनका कैलकुलेशन इतना सटीक होता है, वो देखते हैं कि कौन सा एसेट्स, वो क्या करते हैं, इनके पास मैकेनिज्म रहता है, इनके पास रिसर्च रहती है, तो ये देखते हैं ओवर प्राइस और अंडर प्राइस। ये देखते कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइंग एसेट्स का अगर कोई ओवर प्राइस्ड है किसी चीज का, तो वो क्या करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, वो बेच देते हैं कि अरे नहीं ओवर प्राइस है, कभी भी ये मार्केट कोलैप्स कर सकती है और इसका दाम घट सकता है। और जो अंडर प्राइस है उनके रिसर्च के हिसाब से वो क्या करते हैं, उसको बाय कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं, ताकि ये फ्यूचर में इसका बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। इनका स्पेक्युलेटर एम्स टू प्रॉफिट स्विफ्टली फ्रॉम द वोलेटाइल प्राइस शिफ्ट, ठीक है। पोजीशन टिपिकली a speculator doesn't possess the asset, they just speculate on। वो एसेट्स को ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा दिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और
पैदा होता है फिर वो निकल जाते हैं वहां से। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट दो तरह का है, एक है ओवर द काउंटर और दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। अब ये ओवर द काउंटर क्या होता है, कोई बताएगा क्या? व्हाट इज ओवर द काउंटर? हम लोग ओटीसी सुनते हैं, ओटीसी क्या है? कि किसी काउंटर पे जाना, काउंटर पे मिलेगा या क्या है? कोई एक बार बताएगा क्या? टाइप भी कर सकते हो आप। व्हाट इज ओटीसी? गूगल देख करके मत बोलना, ऐसे अगर पता है तब बताना। किसी को नहीं पता? यस नो बोलो बाबा, बताएंगे। नहीं पता। देखो ओवर द काउंटर क्या होता है, जब टू पार्टीज, यहां पे जब टू पार्टीज, टू कंपनीज जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में आती है, ठीक है ना, यहां पे टू पार्टीज अगर मान लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी चीज का, ठीक है, तो ये इस वाले चीज को हम लोग ओवर द काउंटर कहते हैं, ओटीसी। लेकिन अगर ये चीजें एक्सचेंज पे हो, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करे, तो वो एक स्टॉक एक्सचेंज, उसके लिए एक अलग वर्ड है। तो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स ट्रेड होता है, वो कहाँ होता है? दो जगह, एक ओवर द काउंटर और एक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे। मैं वही बता रहा था। देखो कि डायरेक्टली ट्रेडेड between two parties, potentially with an intermediary but not through an exchange. exchange के थ्रू नहीं होता है OTC. Contract parameters like size, maturity are not standardized but mutually agreed. दो आदमी agreed, जैसे वीट वाले फार्मर के केस में और ब्रेड मेकर, ब्रेड वाली कंपनी के केस में, दो लोग म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट किए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो OTC कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, वो एक्सचेंज विद स्टैंडर्डाइज म्यूचुअली मैच्योरिटी एंड साइज। इनकी मैच्योरिटी होती है, जब चाहे आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके डिटेल्स में और बताएंगे। ट्रेडिंग कैन बी डन ओनली थ्रू एक्सचेंज मेंबर वाइल मेंटेनिंग सर्टन मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो आपको ही पता है, शेयर मार्केट में आपने अगर कभी इन्वेस्टमेंट किया होगा या जानते होंगे, तो एक पैरामीटर होता है, एक सर्टेन लिमिट होता है, एक टाइम होता है कि कैसे हम लोग इस चीज को ट्रेड करते हैं। तो अब जैसे हम लोगों ने बताया डेरिवेटिव्स, यहां तक समझ गए कि डेरिवेटिव जो ट्रेड होता है वो दो तरह से होता है, एक ओटीसी होता है, एक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज में होता है। हम लोगों ने समझा कि स्पेक्यूलेशन क्या होता है, वो जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। हम लोगों ने समझा कि हेजिंग क्या होता है, हेजिंग किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो चीजें हम लोग के सामने है, रेगुलेटर ऑफ डेरिवेटिव्स को रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। क्यों आरबीआई क्यों करता है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व है, इसलिए आरबीआई भी रेगुलेटर है। अब ये सेबी क्यों करता है? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है, इसलिए सेबी भी करता है। और एक है फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, एफएमसी, जो 2015 सितंबर 28 सितंबर 2015 से ये क्या क्या मर्ज कर गया एसबीआई से। ये कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट को रेगुलेट करता था, ठीक है। तो ये तीन ऐसे रेगुलेटर हैं जो डेरिवेटिव्स को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटर एंटिटी हैं डेरिवेटिव्स के। तो कौन कौन? आरबीआई, सेबी एंड एफएमसी। एफएमसी हैज नाउ मर्ज विद सेबी। कब? सितंबर 28 2015 को। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, अब आ जाओ। ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखो डेरिवेटिव्स के चार चीजें होती हैं, चार तरह के होते हैं, मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। वन इज फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप एंड ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स है, ये हम लोग अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है।
definite agreement for buying or selling currency commodities at a future date. एक parameter have a specific value and set of transaction date are OTC contract over the contract. ये जब OTC कॉन्ट्रैक्ट है, दो कंपनी दो आदमी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये OTC है, दो आदमी दो कंपनी के बीच में होती है। कब होती है? कुछ भी खरीदने के लिए, बेचने के लिए करेंसी या कमोडिटीज फ्यूचर डेट में। फ्यूचर डेट इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव जहां भी है मतलब फ्यूचर, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, करेंसी और कमोडिटीज भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो भी कमोडिटीज ट्रेड होती है वो उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है और एक डेट होता है, सर्टेन डेट होता है ट्रांजैक्शन का। यूजफुल फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, प्राइस फ्लक्चुएशन एंड अवॉइडिंग पोटेंशियल लॉसेस। इसके अंदर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन फुल, एक बार में। ऐसा नहीं है कि आप आज थोड़ा सा पेपर साइन किए, ये एग्रीमेंट है आज के लिए, और हम लोग एक महीना बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होगा एक ही बार होगा, फुल होगा। स्पेशली यूजफुल इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन वेयर अ स्पॉट ट्रांजेक्शन कैन बी हेज against unfavorable price movements in the forward market। अब जैसे मान लेते हैं कि इसको लेते हैं, ये मान लेते हैं कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये दोनों, ये जो कंपनी है ये मान लेते हैं कि यूएस में है, कंपनी ए जो है वो यूएस में है और कंपनी बी है ये इंडिया में है, ठीक है। अब इंडियन कंपनी, इसको इंडियन कंपनी ये बनाती क्या, ये कंपनी बनाती है शिप यार्ड से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स है ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी यहाँ पे इंडिया में भी शिप यार्ड है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ पार्ट्स है वो जो एक्सपोर्ट करती है बाहर से। अब इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसको जो पार्ट्स है वो अभी नहीं चाहिए, उसको 6 मंथ बाद चाहिए, 3 मंथ्स बाद चाहिए या 9 मंथ्स बाद चाहिए इसको, ठीक है। तो इसने क्या किया, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट किया इससे कि ऐसा है कि आप मुझे अब ये कि यूएसए में है तो ये तो इंडियन करेंसी में तो पैसा लेगा नहीं, तो वो जब भी लेगा डॉलर में लेगा। लेकिन कंपनी बी को लगता है कि अगले 3 महीने के बाद डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। देखिए अभी अगर मान लेते हैं 80 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन इसको लग रहा है 3 महीने के बाद 82 रुपीज़ जा सकता है। तो इसने क्या किया, इसने ये जो रिस्क है इसको हेज कर लिया। हेज कर लिया किससे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, दो पार्टी के बीच में। तो इसने फिक्स कर लिया कि ठीक है आप मुझे ये सप्लाई करो और ये जो फ्यूचर में हम आपको फिक्स करके देते हैं अभी के रेट से 80 रुपीज़ में, जो भी पेमेंट होगा 3 मंथ के बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया, कंपनी बी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो दे बोथ एंटर्ड इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू हेज द करेंसी प्राइस, डॉलर प्राइस की, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, हाँ ये जो है स्पेशली यूजफुल इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन वेयर ए स्पॉट ट्रांजेक्शन कैन बी हेज अगेंस्ट अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट इन द फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। अब आइए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर सेम। फर्क क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये ओटीसी है और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। सेम है। कंपेरिजन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर आर सिमिलर टू फॉरवर्ड, ये दोनों सेम है जो मैंने अभी बोला। अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, ओटीसी होता है, फ्यूचर आर ट्रेडेड ऑन एन
एक्सचेंज एंड हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर। अब क्या है कि जब एक्सचेंज में होगा तो अपना एक पैरामीटर होगा, एक सेट रूल होगा, सेट प्रोसेस होगा। अब ये दोनों में देखो एक डिफरेंस है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर टिपिकली लैक लिक्विडिटी, मतलब जो ये दो आदमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाले में इन लोगों का फिक्स है, 3 मंथ्स में आपको ये करना है, ये फिक्स है, 3 मंथ्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, ये फिक्स है। तो इसमें ये अगर एक पार्टी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस नहीं जा सकता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता हूं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच होती है, मतलब लिक्विडिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो ये तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ट्रेड, जो ट्रेड होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, आप कभी भी उसको बेच करके वापस बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक प्राइसिंग का कुछ फॉर्मूला है जो आपको समझना है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय 3 प्राइमरी कंपोनेंट। एक है स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, दूसरा है कॉस्ट एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग, स्टोरिंग, इंश्योरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड द एसेट्स, इनकम इफ एनी अर्न फ्रॉम द एसेट्स। द फॉर्मूला फॉर द डिटरमाइनिंग द फ्यूचर प्राइस इज एफ बी इज इक्वल टू इतना। कहने का मतलब है कि कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, 3-4 कंपोनेंट्स है। पहला है स्पॉट प्राइस, तो उस स्पॉट प्राइस क्या है, उस पर्टिकुलर एसेट्स का एसपी क्या है। दूसरा है कॉस्ट, मान लेते हैं कि अगर वहाँ से लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, एयर के थ्रू आ रहा है या बाय एयर आ रहा है या फिर बाय रोड आ रहा है, तो ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी आपको उसमें इंक्लूड करना है। और उस पर्टिकुलर जो चीज़ आई है तब से उसमें कुछ इनकम भी जनरेट हुआ है, तो वो भी आपको इंक्लूड करना है। तो उस इनकम को आपको क्या करना है, कॉस्ट से माइनस करना है। फॉर्मूला क्या है इसका, एफ बी इज इक्वल टू एस पी प्लस कॉस्ट माइनस इनकम, याद रखना। अरे आवाज नहीं आ रही है। हार्दिक, हाँ बोलिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट कहाँ से आ गया? ये इसमें जो कॉस्ट आएगा वो किस चीज के लिए, फाइनेंसिंग में जो कॉस्ट आएगा, स्टोरिंग में आएगा, इंश्योरिंग में आएगा, इंश्योरेंस में, और जो ट्रांसपोर्टिंग में, यही कॉस्ट को लेना है और ये फिक्स रहेगा। अब इसमें डायरेक्ट कॉस्ट जो इन्वॉल्व है या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये सारे इसी पैरामीटर में आएंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूँ, तो आपको एग्रीमेंट में लिखा है, तो इनडायरेक्ट को तो आप करेंगे नहीं, वो जब भी होगा तो वो डायरेक्ट ही कॉस्ट होगा ना, इनडायरेक्ट तो लेंगे नहीं। आपको इसी फैक्टर को तो कंसीडर करना है ना। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है? कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है? माई ऑनलाइन प्रेप किसके किसके पास है अभी? मैं हेमंत, एक बार आप ऐप ओपन करना, ऐप ओपन करो, बात मेरी। ऐप ओपन करने के बाद आप देखना कि जो मोर ऑप्शन है, मैं दिखाऊं, देखो यहाँ से ऐप ऐसे जाना, ये ऐप है, दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे। इस ऑप्शन में सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप पे एक ऐसे 3 लाइंस बना हुआ है पैरेलल लाइन, उस पर क्लिक करना। ये ऐसे विंडो खुलेगा, इसको ड्रैग करके सबसे ऊपर जाना, नीचे सबसे नीचे लिखा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। यहाँ पे देखिए अपकमिंग टेस्ट दिखा रहा है, इसी चैप्टर का मॉक टेस्ट अभी आपको 5 मिनट्स चैलेंज है, जो इसके एग्जाम ये पढ़ने के बाद आपको देना है, ताकि मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये 5 मिनट चैलेंज हर क्लास के बाद लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आया, दिख रहा है? हार्दिक, हेमंत,
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं स्वैप। हम लोगों ने फॉरवर्ड देखा, फ्यूचर देखा, अब देखते हैं स्वैप्स। स्वैप्स आर ट्रांजैक्शन वेयर वन थिंग इज एक्सचेंज फॉर अनदर अकिन बैटर। In financial market, swaps involve two parties who contracts to exchange cash flow. ठीक है, they are custom tailor bilateral agreement. Cash flow in a swap are determined using predetermined formula on a notional principle. नॉशनल का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है। स्वैप का मतलब क्या हुआ? स्वैप हम लोग करेंगे मतलब कभी भी एक्सचेंज करेंगे, हम लोग एक्सचेंज करते हैं। स्वैप, आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट होता है स्वैप इन स्वैप आउट होता है। फिक्स डिपॉजिट में क्या करते हैं हम लोग, सेविंग अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ है, अगर आपने स्वैप इन स्वैप आउट लिया है तो जो पैसा कुछ दिन के लिए बचा हुआ है वो एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जब चाहें आप पैसे को यूज भी कर सकते हैं। ऐसा होता है ना ऐसा। स्वैप में भी वैसे ही होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि जो थिंग्स है उसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में टू पार्टीज होते हैं, खास करके स्वैप में। इसको अब डिटेल से हम लोग अब देखेंगे कि क्या होता है। अब देखो, इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये क्या हुआ? ये हुआ एक्सचेंज कैश फ्लो एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कैश फ्लो लिंक टू a floating rate over a certain time period. This is no exchange of principal. अब ये क्या हो गया कि भाई इंटरेस्ट रेट स्वैप हुआ गया, ऐसे समझो। देखो सपोज करो यहां पे ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। ये मिस्टर एक्स है, या फिर मिस्टर एक्स नहीं, एक कंपनी है। ये कोई एक कंपनी है, मान लेते ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, ठीक है। इसका नाम 1 करोड़ का एक लोन है, ठीक है, जो क्या है 5% पे है और ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड पे है, ठीक है। कंपनी बी का भी 1 CR है, लेकिन इसका फ्लोटिंग है 6% पे, फ्लोटिंग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये दोनों स्वैप करेंगे। ये क्या, कंपनी को ये लगता है कि अगले 3 महीने में जो है वो इंटरेस्ट डाउन होगा। इसका मतलब है कि मैं जो फिक्स्ड में रखा हुआ या फिर मेरा जितना भी लोन टेन्योर है से कि 5 साल के लिए, तो यार मैं फिक्स्ड में कर करके फंस गया। वो इसको एक काम करता हूँ मैं, अगले 5 साल के लिए ना इसको मैं फ्लोटिंग करता हूँ, ठीक है। अब ये कंपनी बी बोलती है यार मुझे लगता है कि हम लोगों ने फ्लोटिंग करके खराब कर लिया, हम लोगों को फिक्स करना चाहिए था। तो ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट, नो प्रिंसिपल, ये इंटैक्ट रहेगा। इन लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ये जो 5% कंपनी ए का है ये अगले 5 साल तक ये पे करेगा। बोलेगा ठीक है भैया मेरा फिक्स कर लो, 5 ईयर्स तक 5% मेरा फिक्स कर लो, हम 5% देंगे अगले 5 ईयर तक, ठीक है। तो अब इसमें इसको देना कंपनी ए का 5% पे है। इसका क्या हुआ, ये 6% है। अब ये कंपनी देती है कि नहीं, कंपनी ए को फिक्स जो 6% है वो अगले 5 साल के लिए देना है। अब हुआ क्या कि 6 महीने के बाद, सपोज करो आफ्टर 6 मंथ, इंटरेस्ट डाउन हो गया, 5% हुआ,
अब ये 5% हुआ तो इसको सिर्फ 5% ही देना है। इनको ये फिक्स है कि ये वाला तो इनको देना ही है, ये फिक्स है। और ये वाला इन्होंने फिक्स कर लिया कि इसमें जो भी डेविएशन आता है, वेरिएंस आता है, ऊपर नीचे जो भी होता है, सपोज करो ये 7% हो गया तो भी इस कंपनी को देना है, और अगर सपोज करो ये 4% हो गया तो भी इस कंपनी को नहीं देना है। तो ये स्वैप कर लिया इन्होंने, क्या क्या, इंटरेस्ट को ही स्वैप कर लिया। समझ में आया? तो क्या किया इन्होंने, एक्सचेंज कैश फ्लो एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कैश फ्लो लिंक टू फ्लोटिंग रेट ओवर सर्टेन पीरियड टाइम वेयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखो एक करेंसी स्वैप हुआ। अब ये करेंसी स्वैप क्या हुआ, चलो पहले ये देखते हैं करेंसी स्वैप क्या हुआ। देखो करेंसी स्वैप क्या हुआ, ये एक कंपनी ए है, ठीक है, ये यूएसए में है, इसके पास 10 मिलियन डॉलर का लोन है, ठीक है, इसके पास 10 मिलियन डॉलर का लोन है, मतलब लोन नहीं है, 10 मिलियन डॉलर है। इसको क्या करना है, इसको यूरो चाहिए। 10 मिलियन में मान लेते हैं कि 1 यूरो, यहां पे 1 यूरो इज इक्वल टू 1.25 यूएसडी है, सपोज करो, ठीक है। अब इसको यहां पे 10 मिलियन डॉलर का मतलब है क्या मिलेगा, 8 मिलियन क्या मिलेगा, यूरो मिलेगा। अब यहां पे कंपनी एक बी है जो यूरोप में है। अब इन दोनों का रिक्वायरमेंट समझो, इसको एक्सपेंशन करना है यूएस वाली कंपनी को यूरोप में, और इसको पैसा चाहिए यूरो में। अब ये जाएगा इसको एक्सचेंज करने में, तो इसको तो पैसा एक्सचेंज मनी भी देना पड़ेगा, ये जो भी एक्सचेंज होगा। अब ये जो यूरोप वाली कंपनी है, ये इसको यूएस में पैसा चाहिए इतना, ठीक है, और इसको अगर वो एक्सचेंज करेगा तो फिर क्या होगा, एक्सचेंज करने के बाद इसको भी एक्सचेंज जो मार्जिन है वो देना पड़ेगा। तो ये लोग क्या किए कि पूरा प्रिंसिपल, अब सपोज करो कि इसने यूएस वाले ने यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 5% पे लिया है, ठीक है, और यहाँ पे इसने जो लिया है ये 6% पे लिया है, सपोज करो ये 6% पे लिया है। अब क्या है कि ये लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा प्रिंसिपल है, ये पूरा प्रिंसिपल जो 10 मिलियन है ये इसको ट्रांसफर कर देगा, 10 मिलियन ये कंपनी बी को ट्रांसफर कर देगा, और जो 8 मिलियन है ये कंपनी बी के पास यूरो में, ये इसको ट्रांसफर कर देगा। जो इंटरेस्ट है, ये जो 5% इंटरेस्ट है, ठीक है, ये 5% इंटरेस्ट इसको ही भरपाई करना है कंपनी बी को जो ए पे है, और यहां पे जो 6% इंटरेस्ट आ रहा है यूरो में, जो भी आएगा वो देना होगा यूएस वाले को। तो डिफरेंस क्या हुआ, 1% का, कि भाई आपका 5% तो मैं दे ही रहा हूं, 6% आपका तो आप दे ही रहे, तो डिफरेंस कितना है, 1%। अगर ये फ्लोटिंग है तो इसमें जो वेरिएशन आएगा उसका, अगर मान लेते ये घट के 5% आ गया, अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो कि ये 6% था, अभी घट के 5% आ गया, तो कंपनी ए को कंपनी बी को कितना देना होगा, कंपनी ए को कंपनी बी को कितना देना होगा, बताओ फास्ट। कंपनी ए को कितना पैसा देना होगा कंपनी बी को, अगर ये 5% हो जाता है तो, हार्दिक। आप लोगों को फिर से क्या मतलब, आप देख रहे हो या फिर से बताना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बोलो, मैं बता दूंगा फिर से। क्लियर है? हाँ तो पूछो ना प्रतीक, कुछ भी आप ऐसे, अगर मैं बता रहा हूं तो आप पूछो ना कि सर नहीं समझ में आ रहा है।
देखो, एक कंपनी ए है, कहाँ है? यूएसए में, ठीक है। इसके पास लोन है कितने का? मान लेते हैं इसके पास 10 मिलियन का लोन है, 10 मिलियन डॉलर यूएसडी का लोन है 5% के इस कंपनी के पास। अब इसको लोन सैंक्शन हो गया, पैसा है इसके पास, ये पैसा तो है, लेकिन इसको एक्सपेंशन करना है, यूरोप में कुछ अपने कंपनी खोलनी है, बढ़ानी है, तो अब इसको यूरो में पैसा चाहिए होगा, यूरो में पैसा चाहिए होगा। तो ये क्या किया कि अब क्या करें, ये तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो स्वैप में ये क्या है, एक प्रोविजन है कि आप अपने चीज़ों को, आप अपने प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को स्वैप कर सकते हैं। तो ये जो 10 मिलियन यूएसडी इसके पास है 5% पे, इसको यूरो चाहिए। इसने देखा कि एक कंपनी बी है जो पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है या बर्लिन में है या फिर लंदन में है, मान लेते यूके ही मान लेते हैं, कंपनी बी है यूके में है, ठीक है। अब यहां पे यूरोप की एक कंपनी है, अब इसको भी, इसके पास भी लोन है, कितने का है? मान लेते हैं 1 यूरो, 1 यूरो अभी के डेट में चल रहा है, सपोज करो कि 1.25 यूएसडी, ठीक है। तो इसके पास टोटल कितना होगा? 8 मिलियन यूरो होगा ना। तो ये क्या, इसने जो लोन लिया है इसके पास 6% से लिया है। अलग दो कंपनी है, एक के पास 10 मिलियन डॉलर है, 5% पे लोन लिया है बैंक से, ठीक है। दूसरा एक यूरोप में भी कंपनी है जो 8 मिलियन यूरो लिया है 6%, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये दोनों एक्सचेंज करेगा, मनी एक्सचेंज में जाकर के तो इसको इंटरेस्ट, ये एक्सचेंज देना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा इसको। तो इसने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्या कि मेरे पास जो 10 मिलियन यूएसडी है तुम ले लो, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 8 मिलियन के पास है, और ये वाला मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, तो मैं इसको यूज कर लूंगा, आप मेरा यूएसडी यूज कर लेना। अब नेपाल में गए, नेपाल में आपके पास सपोज करो कि वहां पे नेपाली रुपीज है, आपके पास इंडियन करेंसी में 1000 रुपीज है। अब आपके पास तो है नहीं, आपने कहा नेपाल वाले भाई को कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा जो करेंसी है, तुम हमसे नेपाली पैसा ले लो, क्योंकि तुम जा रहे हो इंडिया में, तुम वहां यूज कर लेना, मुझे तुम अपना दे दो, ताकि हम एक्सचेंज मनी से बच जाएं, जो मेरा एक्सचेंज मार्जिन लगेगा वो बच जाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर ये जो 6% पे उठाया था, अब अगले इन्होंने क्या किया कि 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आए। 1 साल के बाद क्या हुआ कि ये जो 5% पे यूएसडी था, ये 1 साल के बाद ये चेंज हो करके 5.5% हो गया, और ये जो 6% था ये 5% हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, कौन किसको कितना परसेंट पैसा देगा? समझ में आया हार्दिक? आवाज नहीं आ रही आपकी। अब ये बताओ कि कौन किसको कितना पैसा देगा? नहीं समझ में आया? फिर समझो। चलो देखो यहां का कंडीशन समझो और फिर पार्टिसिपेट करना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये 10 मिलियन है, इसके पास लोन है, समझो, इसके पास 10 मिलियन यूएसडी है, कितने पे लिया है? ये 5% पे, इस कंपनी ए के पास, ठीक है, ठीक है ना। और ये कंपनी बी है यूरोप में, इसके पास 8 मिलियन क्या है? यूरो है, इसने उठाया है मार्केट से 6% पे। दो कंडीशन है। अब इस वाले को इन्वेस्ट करना है यूरोप में, इस वाले को इन्वेस्ट करना है कहाँ? यूएस में। तो अगर ये 10 मिलियन को एक्सचेंज करेगा तो एक्सचेंज मनी देना पड़ेगा। इसको अगर यूरो में कन्वर्ट करना जाएगा यूएसडी में,
तो उसको ये एक्सचेंज मार्जिन देना पड़ेगा। तो इन दोनों ने क्या किया कि 5 साल के लिए ये लोन है इनके पास, और इनके पास भी 5 साल के लिए लोन है, 5 ईयर्स के लिए। दोनों के पास 5-5 साल के लिए। इन दोनों ने करेंसी स्वैपिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया, कहा कि यार देखो ऐसा है, मेरे पास जो यूएसडी है 10 मिलियन, जो तुम्हारे 8 मिलियन के बराबर है, तुम मेरा डॉलर ले लो और मुझे ये वाला यूरो मुझे दे दो। बाकी जो इंटरेस्ट हम लोग के जो यहाँ पे 5% पे मैंने लिया है, तुमने 6% पे है, तो मैं यूरो का इंटरेस्ट दे दूंगा, तुम यूएसडी का दे देना। तो बोला ठीक है यार, दोनों तो बराबर है, तो एक काम करो, यहाँ पे जो 6% है, यहाँ तो मेरा तो ज्यादा हो रहा है, तुम्हारा तो कम है। तो बोला हाँ, ये ज्यादा है तो ये तुमको ही देना पड़ेगा मार्जिन, क्योंकि ये चीजें ना, ये मार्जिन जो 6% है वो तुमको ही देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? यूएस वाले को, यूएस वाले को, ठीक है। और ये वाला जो है ये कौन देगा? ये देगा इसको। अब मान लेते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, ये भी 5% हो गया, तो अब कौन किसको कितना पैसा देगा? कोई किसी को नहीं देगा, क्योंकि 5% इक्वल है। तो कोई यहां सिर्फ मार्जिन क्या होगा, जो इंटरेस्ट मार्जिन होगा, डिफरेंस आएगा, वो मार्जिन ही इंटरेस्ट का ही आपको एक्सचेंज करना है, स्वैप करना है। हाँ बोलिए। हाँ ले लो, आप बोलोगे। चलो ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पे कैसे है कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो आप ऐसे समझ। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, चलो मान लेते हैं एप्पल है, यूएस कंपनी है। एप्पल कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीस है। इसने क्या किया, सिटी बैंक से लोन लिया, ठीक है, सिटी बैंक से लोन लिया 100 करोड़। कितने परसेंट पे? 5% पे। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब ये एप्पल को सेटअप करना है कहाँ? इंडिया में। ये अपना इंडिया है, यहां पे मान लेते ये रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी को इसने क्या किया कि इसके पास 8,000 करोड़ इसने किससे लिया? एसबीआई से। कितने परसेंट पे? 6% पे। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या हुआ कि अब अगर ये 8,000 करोड़, अब रिलायंस को ना वहां पे जियो का, यूएस में जियो का टावर लगाना है और एक इसकी क्या टेलीकॉम कंपनी खोलनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 8,000 करोड़ का। एप्पल को अपना एक नया प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करना है इंडिया में, उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ है, ठीक है। 1 USD इज इक्वल टू कितना है? 80 रुपीज, ठीक है, 80 रुपीज है। तो टोटल ये दोनों का बराबर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया ना। 100 करोड़ यूएसडी इज इक्वल टू कितना होगा? बराबर, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोग अगर एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज में अगर एक्सचेंज मार्जिन अगर कन्वर्ट करेगा करेंसी को, एक दूसरे करेंसी को कन्वर्ट करेगा, तो कन्वर्जन रेट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उससे बचने के लिए
उससे बचने के लिए ये लोग क्या किया कि करेंसी को स्वैप कर लिया। एक काम करो, रिलायंस वाला बोला क्या, ये धीरू भाई अपने मुकेश अंबानी जी, ये एक काम करो, ऐसा है भाई कि ये वाली जो टोटल मेरे पास जो पैसा है ये आप ले लो, ये एप्पल को बोला ये आप ले लो, और ये वाला पैसा है जो मुझे दे दो। तो मैं ये जो 100 करोड़ है यूएसडी, मैं यहाँ पे जियो का सेटअप कर लूंगा इससे, और आपके पास जो मैं दे रहा हूँ 8000 करोड़, आप यहाँ एप्पल का कर लेना, ठीक है, ये एप्पल का प्रोडक्ट अपना यहाँ पे लॉन्च कर देना। बट यहाँ पे मुझे एसबीआई को 6% देना पड़ रहा है, और आप यहाँ पे 5% सिटी बैंक को दे रहे हैं। वैल्यू दोनों का एक है, दोनों का वैल्यू एक ही है। तो बोला ठीक है, एक काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, पूरा पैसा एक्सचेंज कर लिया, 8000 करोड़ और 100 करोड़। अब इसका क्या होगा, मेरा तो 5% नहीं है, मेरा 5% है यहाँ पे प्रिविलेंट जो रेट है लोन का, मैंने 6% पे लिया है, आपने 5% पे लिया है। तो बोला कि एक काम करो कि ये जो मार्जिन है 5% पे, तो 6 माइनस 5 कितना होगा, 1। तो 1% जो मार्जिन आ रहा है, आप ज्यादा आपसे है, तो ये पैसा कौन देगा, ये पैसा देना होगा रिलायंस को। 1% है, क्योंकि रिलायंस को एक्स्ट्रा जो जितना लग रहा है बोला तुम दे देना। अब अगर मान लेते हैं कि 6% ये भी हो जाता है, तो अब तो कोई किसी को पैसा नहीं देगा, 6% इधर भी 6% उधर भी, है ना। अब सपोज करो कि ये 7% हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या करेगा एप्पल वाले, जो एप्पल कंपनी है, वो 1% देगा रिलायंस को। क्लियर? वेरी गुड। Currency swap involves the exchange of cash flow in one currency for cash flow in another currency. Not only are interest rate payment exchange, but also the principal amount both initially at the termination. Clear हो गया अब ये? अब आइए basis swaps. Both legs. कौन सा? ये अच्छा, ये क्लियर नहीं हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन, कोई नहीं, बताते हैं। चलो पहले ये एक चीज समझ लो, पहले यहाँ पे ये है क्या, देखो इसमें क्या है कि एक्सचेंज रेट स्वैप है, एक्सचेंज कैश फ्लो एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कैश इनफ्लो लिंक टू द फ्लोटिंग रेट। अब ऐसे आ जाओ, एप्पल नहीं, इंडियन कंपनी लेते, चलो जियो है और ये एयरटेल है। एयरटेल नहीं लेते, कोई और कंपनी लेते हैं, L&T है। इन दोनों के पास 100 करोड़ का लोन है, ठीक है, इसका 5% पे फिक्स है, कब तक के लिए, 5 इयर्स के लिए। यहां तक क्लियर? L&T का भी 100 करोड़ है, 6% पे फ्लोटिंग है, 5 इयर्स के लिए। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? यहां तक क्लियर है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहां पे? पूछो जो भी अगर है, इफ यू कैन आस्क प्लीज आस्क। इसमें क्या क्या पैरामीटर है?
100 करोड़ जो इसके बराबर है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मैच कर रहा है। आपका भी लोन अमाउंट उतना है, मेरा भी लोन अमाउंट इतना है। आपका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स, मैं भी तैयार हूं 5 इयर्स के लिए खोज रहा हूं। बट क्या है, मेरा जो है ये 5% फिक्स है, आपका 6% फ्लोटिंग है ना। अब ये जियो को लग रहा है कि ये जो फिक्स्ड है, मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स ये जो है लोन का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, 4% आ जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। ये कौन सोच रहा है? जियो सोच रहा है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि एक काम करते हैं कि क्यों ना मैं इस वाले पर्टिकुलर इंटरेस्ट को ही स्वैप कर लूं। अब जो LNT है इसका क्या है, फ्लोटिंग है, तो ये फ्लोटिंग में बोला यार फिक्स है तो ज्यादा अच्छा है। मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड में 6% है, एक काम करते हैं ये 5% पे हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसका? ये वाले पार्ट का, सिर्फ कि इसमें कोई भी वेरिएशन आएगा इसकी जिम्मेदारी आपकी, और इसमें कोई भी वेरिएशन आएगा ये जिम्मेदारी मेरी। मैंने सिर्फ इंटरेस्ट को स्वैप कर लिया, लोन अमाउंट वही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो चेंजेस आएगा, सपोज कि ये फिक्स्ड है तो आप फिक्स देते रहो अगले 5 साल तक है, लेकिन इसमें जो भी चेंजेस आएगा, अगर ये 5% हो जाता है तो भी मैं दूंगा, 5.5 भी हो जाता तो भी मैं दूंगा, 7% हो जाता तो भी मैं दूंगा। क्लियर? कोई और समझ में कोई चीजें नहीं आई? यस यस, प्लीज आस्क, हु इज दिस? इफ यू कांट प्लीज चैट। क्लियर क्लियर क्लियर, अमरीक क्लियर, राम क्लियर, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर। ठीक है ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया, इंटरेस्ट स्वैप समझ में आ गया, करेंसी स्वैप समझ में आ गया, और बेसिस स्वैप समझो। बोथ लेग स्वैप रेफर्स डिफरेंट फ्लोटिंग रेट्स, लेबोर और यूरोब। लेबोर का मतलब क्या होता है? लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। यूरोबार का मतलब क्या होता है? यूरोबार मतलब इसका होता है यूरोप इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। बोथ लेग्स ऑफ स्वैप रेफरेंस डिफरेंट फ्लोटिंग रेट। ये कंपनी जियो, एप्पल है, ठीक है, ये कंपनी जियो है। अब इसके पास 100 करोड़ का लोन क्या है, फ्लोटिंग है, 5% पे, ठीक है, 5% पे, कौन सी इस पे, MI +1%, ठीक है। जियो का क्या है, इस जियो का, ये नहीं, एप्पल नहीं होगा, सॉरी, पेरिस की कोई प्रोडक्ट बताओ, कोई कंपनी बताओ जल्दी, यूरोप की कोई कंपनी, कोई कंपनी फटाक से, नहीं बोल नहीं, प्रतीक वही वही कह रहा हूँ। आप कोई यूरोप की एक कंपनी का नाम लो, चलो एक्स, पता नहीं याद नहीं आ रहा अभी, ये एक्स है, ये एक यूरोप में कंपनी है, ठीक है ना, यूरो में डील करती है। इस कंपनी का जो लोन है वो कितना है, पहले 1 यूरो इज इक्वल टू
मान लेते हैं 92 है, ठीक है। तो इस कंपनी का 100 करोड़ यूरो है, तो यहाँ पे क्या होगा 92,000 करोड़ हो जाएगा। टू 100 करोड़ होगा। अब यहां देखो, इसका जो फ्लोटिंग रेट है, ये फ्लोटिंग रेट है 5% पे फ्लोटिंग है, और इसका ये मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट है कितना, 6% पे, ठीक है। और इसका क्या है, यूरोबोर में है कितने पे, 5% पे। इन दोनों ने क्या किया, ये जो फ्लोटिंग है, ये दोनों का फ्लोटिंग है, ये जो फ्लोटिंग है, इन दोनों ने क्या किया, इसको एक्सचेंज कर लिया, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, अपने इंटरेस्ट मार्जिन को एक्सचेंज कर लिया। अब ये वाला पार्ट आप, इसको मैं दूंगा, आप दे दो, और ये वाला आप दे देना। इसी वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बेसिस स्वैप। बोथ लेग्स ऑफ द स्वैप रेफरेंस डिफरेंट फ्लोटिंग रेट्स, सपोज लेबोर और यूरोबोर, दोनों का जो डिफरेंस आएगा परसेंटेज में यहां पे। अब यहां देखो कि यहां 6% है, ये जो 1% का डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आया ये फिक्स है। अब यहां पे सपोज करो कि 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 3 मंथ्स के बाद हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये 5, ये वाला जो पार्ट है ये 5.5% हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया, 6% रहा। तो मार्जिन कितना हुआ, 6% माइनस 5.5, तो 0.5% हुआ। ये जो 5% है कितने पे, इतने पे, किसको देना है, ये देना है किसको, इसको। इसने स्वैप कर लिया, इंटरेस्ट स्वैप किया है, तो अब ये कौन देगा, ये देगा कौन कंपनी, एक्स कंपनी देगी। तो 0.5 का इसको जियो को क्या देगा होगा, 9200। क्लियर, यस सर। चलिए वेरी गुड। मतलब सर हाँ, जिसका आपने तो स्वैप कर लिया ना, आपने बेट किया, ये एक तरह का बेटिंग है क्या। मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो इंटरेस्ट है, आपके यहाँ जो इंटरेस्ट है वो मुझे लगता है कि कम हो जाएगा। तो मैंने तो बेटिंग किया, बोले ठीक है आप मुझे दे दो। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है यार मेरी गाड़ी लगता है कि वो ज़्यादा माइलेज नहीं देती है, 10 के माइलेज देती है, कार बेकार है, आपको लगा ना यार आपकी कार तो मेरे से अच्छा है, आप एक काम करो मुझे कार बेच दो, मेरे पास है, तो बोला ठीक है आप खरीद लो। अब उसमें जो भी होगा वो मेरा हेडेक है। तो जो इंटरेस्ट चेंज होगा, आपने इंटरेस्ट को ही तो स्वैपिंग किया है, यही तो बोल रहा है ना कि आपने क्या किया, इंटरेस्ट को ही तो स्वैप कर लिया ना। स्वैप क्या किया आपने, इंटरेस्ट को ही तो स्वैप कर लिया। अब जो भी बढ़ेगा घटेगा वो आपका हेडेक, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। अब आप वाला जो भी घटे बढ़ेगा उस मतलब उस क्या कहते हैं एक्सचेंज में, मीबोर में या यूरोबोर में, वो मेरा हेडेक है। अब इंडिया वाला जो है वो तो आपका एमआई बोर है। तो इसमें क्या हुआ, यूरोपियन कंट्री को जो भी चेंजेस आएगा वो इस हिसाब से देगी, और इंडियन कंपनी को जो भी इस एक्सचेंज में जो चेंजेस आएगा इंटरेस्ट में वो देगी। यही तो आप स्वैप कर, मार्जिनल का देना पड़ेगा। हाँ मार्जिनल, सिर्फ मार्जिनल सिर्फ मार्जिनल। अगर 5% आपका है, 5% मेरा है, तो हमको कुछ भी नहीं देना है। लेकिन अगर 0.5 है, 0.5 है यहाँ पे, जैसे अगर मान लेते हैं कि 6.5 हो गया और यहाँ पे 5.5 है, ये चेंज हुआ अगले 6 महीने में, तो डिफरेंस 1% है। किसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, 1%। ये आपने लिया, इससे लिया, और ये आपने इससे लिया, मतलब कि ये इसका हेडेक है और ये इसका हेडेक है।
तो इसमें जो चेंजेस आएगा ये समझेगा और इसमें जो चेंजेस आएगा ये समझेगा। स्वैपिंग का मतलब यही हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बोलिए। स्वैपिंग बोल रहे हो, समझ में? अच्छा, ठीक हो। हम्म 6 का 6.5 हो रहा है, तो मैं मेरे जेब से जे दे रहा हूँ और 0.5 आई रिकवर कर। जैसे अगर आप दे रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक्स कंपनी है, ये कहाँ यूरोप में है, यूरोप में मान लेते हैं, इसका जो लोन है उसका 6% है फ्लोटिंग में। इंडिया में जो माइबोर में है, MIBOR में है, ये इसमें मान लेते हैं कोई जियो कंपनी है, यहाँ पे 5.5% है ना। ये चेंज हो गया। अब इसमें मार्जिन कितना हुआ? 0.5 से बढ़े 0.5%। यहाँ 6% माइनस 5.5% इन होगा इजिकल टू 0.05%। यही तो मार्जिन आया ना, यही ना मार्जिन आया। 5 पे एग्रीमेंट। हाँ 5 पे हुआ नहीं, एग्रीमेंट हुआ कि आपका जो भी स्वैपिंग होगा वो हम लोग एक्सचेंज करेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट यहाँ ये 6% था और ये 5% था, लेकिन 6 मंथ के बाद ये चेंज हो गया। फ्लोटिंग है चेंज हो गया। इसीलिए तो कि स्पेक्यूलेशन है कि भाई रेट बढ़ जाएगा, उसको लगता है कि रेट वहां का घट जाएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने इसका जो इंटरेस्ट है इसको ही आप ले लिया, ये अब इसका हेडक है इस वाली कंपनी का, और ये वाला जो है ये इस कंपनी का हेडक है, यही तो स्वैप कर लिया आपने। हाँ रिकवरी वो उसको देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो उतना उसको देना पड़ेगा चेंज करके कि आपका ठीक है बढ़ गया आप हमसे ले लीजिए, घट गया वो आप रखिए। रिकवरी हाँ, लोन का अमाउंट तो सेम है। अब यहाँ पे जो 6% है यहाँ पे रिकवरी नहीं होगा। अब मान लेते हैं ये घट गया 4.5% हो गया, 4.5% हो तो इसको तो फायदा हो गया ना, मैंने इसीलिए तो लिया था। अगर ये 4.5% हो गया इंडिया वाला, और जिसको इसने क्या कहता है हेज कर लिया, स्वैप कर लिया यूरो वाले ने, तो अब इसको तो फायदा हो गया। कितने का? उसने जब 5% लिया तो 5% 0.5% का फायदा हो गया, तो ये क्या किया, ये अपने पास रख लिया, ये नहीं देगा इसको। हाँ ये समझ में आ गया। अब ऑप्शन नो रिकवरी, नहीं 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 नहीं, मैं इसकी बात बताया, इसमें आपको देना पड़ेगा। ये जो करेंसी स्वैप है इसमें देना पड़ेगा, इंटरेस्ट स्वैप में इसमें देना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपने जो लोन लिया, सपोज करो कि आपने SBI से लोन लिया, ठीक है, और मैंने PNB से लोन लिया। आपने और मैंने दोनों 10 लाख लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है। SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% है जो आपने लिया है, और PNB से मैंने भी 10 लाख का लोन लिया है जो 9.6 पे है। अभी ज़्यादा किसका है? मेरा है। आपका है। आपको लगा कि ज़्यादा है, और मुझे लग रहा है कि PNB अब ये बढ़ाने वाली है अगले 3 महीने में, तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। एक काम करो, मेरा और तुम्हारा लोन तो बराबर है, तुम्हारा एक काम करो, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी से 3 महीने के बाद से लेकर के 2 साल तक होगा, मेरा वाला तुम डालोगे और तुम्हारा वाला मैं डालूंगा। तो सपोज करो कि अगले 3 महीने में SBI ने नहीं बढ़ाया, बट PNB ने बढ़ा करके 11% कर दिया, ठीक है, 11% कर दिया। तो अब एक बात बताओ कि आपको घाटा कितने का लगा, क्योंकि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में 0.5 का, तो आप सिर्फ मुझे 0.5% दोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने लोन का तो दे रहा हूं। आप मुझे एवरेज करने के लिए
अब ऐसे देखो, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपने दिया है। अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसे समझो कि मेरा तो मेरे जेब से 11 रुपए में क्या पैसा, देखो आप क्या है ना कि देखो 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 ऐसे समझो, आपका मान लेते हैं 10,000 EMI जा रहा है, ठीक है, आपका 10,000 EMI जा रहा है, मेरा अभी तक 9800 EMI जा रहा है, ठीक है, ये EMI जा रहा है। अब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है, तो मेरा EMI हो गया 10,000 सपोज 100, ठीक है, और आपका तो कुछ, हाँ आपका तो कुछ चेंज नहीं हुआ, वहां चेंज हो गया। आप मुझे, तो आप मुझे कितना एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि हमने कहा था कि इंटरेस्ट करेंगे तो बढ़ा कितना 100, आप सिर्फ मुझे 100 देंगे। क्या 100 हो गया, तो ये बढ़ गया, तो मैंने आपका भी तो ले लिया ना, 10,000 तो आपका ले लिया ना मैंने, आपका EMI ये, अब मैं आपका EMI मैं दूंगा, मेरा EMI आप दीजिए, नहीं ना हुआ कि मेरा आपका EMI जो है, रुको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चलो ये यू और ये मी सपोज करो, ठीक है, क्लियर। आपके पास जो लोन है 10 लाख का है ना, आप EMI इस पे 10,000 दे रहे हो सपोज करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लेते हैं 10%, ठीक है, मेरे पास भी 10 लाख लोन है, ठीक है, इसका भी EMI 10,000 है, 10% पे जा रहा है, यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ कि RBI बीच में आए, बोला कि ऐसा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार बढ़ गया भाई, इसने डिक्लेयर कर दिया हर 3 महीने पे होता है, इस बार इसने बढ़ा दिया। जब इस पे बढ़ाया तो इसका इम्पैक्ट पड़ा कितना, तो मैंने क्या कहा कि यार देखो तुम्हारा सेम है मेरा सेम है, ठीक है, तो एक काम करो, हाँ तो एक काम करते हैं ना कि मैंने बोला कि ये वाला जो ये इंटरेस्ट है ना, ये वाला ये तुम्हारा मैं दे दूंगा, तो बोला ठीक है, आप बोले कि एक काम कीजिए ये आपका जो इंटरेस्ट है ये मैं दे दूंगा। अब RBI कितना घटाए बढ़ाए उससे मतलब नहीं है, मैं दे दूंगा आपका, ठीक है। अभी मेरा EMI जा रहा है 10,000 और आपका EMI जा रहा है 10,000, दोनों का बराबर है ना। 3 महीने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आया, अब 10% से बढ़ करके क्या हो गया 0.2 और बढ़ गया, तो 10.2% कर दिया कौन, SBI जहां पे आप हैं, ठीक है, तो 10.2% का मतलब क्या हो गया 10,200, ठीक है। PNB, हाँ अब क्या हुआ कि PNB ने इसको 10.1% रखा, और इनका जो मेरा EMI आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, डिफरेंस कितना है, तो ये पैसा कौन भरेगा, ये जो 100 रुपीज ज्यादा जा रहा है ये कौन भरेगा, मार्जिनल जा रहा है, तो पैसा पे कौन करेगा वो 100, नहीं आपने तो ले लिया ना मुझे, आपने तो मेरा लोन ही आपने कर लिया ना, मैंने एक्सचेंज कर लिया आपने और हमारा, किसका, हाँ 10,200 ठीक है, मार्जिन आया कितना 100, हाँ तो ये 100 रुपया कौन, ये कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप दे रहे थे ये EMI 10,000, या आप अपने अकाउंट से आपके कट रहा था, ठीक है,
अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मैंने ये बोला कि हर महीने आपके अकाउंट में मैंने जो भी ईएमआई होगा मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अब ईएमआई पीएनबी का कितना है? 10,100। इसको कौन पे करेगा? आप पे करोगे। और इसको कौन पे करेगा? आप करोगे। घाटा किसको लगा? हमको लगा। यही मैं बोल रहा हूं, अगर ये बढ़ जाता, यहां पे ये 300 हो जाता, ये 0.3 कर देता, तो घाटा 100 रुपए का किसको लगता? एग्जैक्टली यही चीज बोल रहे हैं। नहीं, ये रिकवरी नहीं करना है। या तो अब क्या है कि मैंने एक एग्जांपल में दे दिया, ये जो आप रिकवरी है, ये 100 रुपया आप मांग सकते हो ना कि यार तुम 100 रुपया मुझे एक्स्ट्रा दो, यही तो मांगना है। रिकवरी यही तो है। अब मैंने तो एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया कि ईएमआई मेरे अकाउंट से घट रहा है, ठीक है। लेकिन ये अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मार्जिन आएगा, जो भी अप एंड डाउन होगा पैसे का, तो जो मार्जिन आता है वो पैसा ही तो दूसरे पार्टी को देना है। तो आप, अब क्या है कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट, हाँ, अब क्या है कि अब एक बात बताओ कि आपके अकाउंट में कितना, आप मेरे अकाउंट में कितना डाल रहे हो? 10,200। और मैं कितना आपके अकाउंट में डालूंगा? 10,100। तो डिफरेंस कितना हुआ? 100। तो अल्टीमेटली रिकवरी कितने का हो रहा है? 100 रुपीज का, है ना। तो आप या तो 10,000 डाल दो या 100 डाल दो, या तो मैं पूरा डालूं या तो आप मार्जिन है वो डाल दो। हाँ, मार्जिन ही ट्रांसफर करना है। घाटा मेरा है, तो मैं आपसे पैसा, हाँ वापस दो, कॉन्ट्रैक्ट है वो तो देना ही पड़ेगा ना आपको, देना ही है। हाँ देना ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको देना है। घाटा लगा तो आपका, क्योंकि आपने क्या किया, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए कि हम लोग इंटरेस्ट को स्वैप कर रहे हैं। इंटरेस्ट को ही तो स्वैप कर रहे हैं ना, कि आपको और मेरा जो घाटा लगेगा वो हम समझेंगे। मुझे लग रहा है कि ये चीजें हैं, आपको लग रहा है कि बारिश होगी, मुझे लग रहा है बारिश नहीं होगी। आपने बारिश हुआ इसलिए स्टॉक उठा लिया वीट का कि नहीं चलो बारिश अगर होगी तो हो सकता है कि आप अगर आप ऐसे समझो कि एक अम्ब्रेला का दुकान है, आपको लग रहा है इस बार बारिश बहुत होगी, तो आपने स्टॉक में छाता ले लिया। अब जिससे छाता लिया है उसको लग रहा बारिश होएगी नहीं, तो आपने बोला कि ठीक है 3 महीने के बाद मुझे 1,000 पीस अम्ब्रेला चाहिए, 100 रुपये का एक अम्ब्रेला चाहिए। अब आपका मार्केट, अब क्या हुआ, बारिश होने लगी, तो 100 रुपये का जो अम्ब्रेला है वो अब 150 रुपये का हो गया। आपको क्या करना होगा, आपको इसका मार्जिन ही लेना पड़ेगा ना, आपको तो उतना ही मिलेगा, घाटा लगे चाहे ये लगे। तो आप वो एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे इंटरेस्ट स्वैप हो रहा है, आप समझो बात को, यहाँ पे आपने सिर्फ इंटरेस्ट को स्वैप कर लिया है। अब इंटरेस्ट, इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? कैसे है, पैसे दे दिया, आपका 200, ठीक है, आपने 10,100 रुपये, नहीं, आप ये आपका ईएमआई आ रहा है ना, आपने भर दिया, जो मैंने भर दिया, आपने, मैंने आपका भर दिया, तो वो जो 100 रुपीज है वो तो आप बेयर करोगे ना। हम मुझे नहीं चाहिए, बोले भाई मैंने तो आपका ले लिया ना, लोन ही आपका ये कर लिया, तो मुझे चाहिए नहीं ना, वो आपका हेडेक है। क्यों मांगेंगे, वही तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो मांगेंगे क्यों? मांगेंगे क्यों, वो तो आप समझो। अब ये अगर मान लेते हैं बढ़ा करके 11% कर देता है, सपोज करो, तो ईएमआई कितना हो गया? 11,000। तो ये आपका हेडेक है, आप भरो, मुझे कोई मार्जिन नहीं चाहिए, आप अपना करते रहो। लेकिन मैं आपसे 1,000 रुपये नहीं मांगूंगा। हाँ, अब क्या है कि मांगूंगा क्यों नहीं वो भी देख रहे हैं। अब क्या है कि ऐसे देखो, आप मत मांगो मुझे, आप अपना आप समझो, लेकिन आपका तो मैं समझ रहा हूं ना, ये तो मैं दे रहा हूं ना, ये वाला दे रहा हूं, तो अल्टीमेटली जो इसका जो मार्जिन है इसके बीच में कितना है? 800 रुपये। तो 800 रुपया मुझे किसको देना होगा? ये क्या करेगा, आपको सिर्फ 800 रुपया दे, बोले मेरे अकाउंट में मत डालिए। आप बोलेंगे कि मेरे अकाउंट में पैसा वैसा मत डालिए, आपका जो मार्जिन होगा हम दे देंगे, दोनों ही वे में।
या तो आप पूरा दे दो या मार्जिन दे दो। लॉस तो आपने ही किया ना सर। लॉस तो हाँ एग्जैक्टली मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसमें फायदा हो या घाटा हो, मैंने तो बेटिंग लगाया ना कि अगर आपका नहीं बढ़ेगा तो मेरा फायदा, बढ़ जाएगा तो मेरा घाटा। 800 रुपये आपका ही लॉस हुआ एंड में, मेरे को पेमेंट किया तो नहीं आप, हाँ मेरा हाँ 800 रुपया मेरा लॉस हुआ, आप तो फायदे मेरे। हाँ हाँ ये 200 भी दे रहे हैं। समझो बात को, 10% EMI है 10,000, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने कहा कि ये मैं स्वैप कर लेता हूं। मेरे पास भी जो लोन है ये 10 लाख है, 10% मेरा भी EMI 10,000 जा रहा है। मैं PNB से लिया हूं और आप SBI से लिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग ने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 ईयर का, कि हम लोग इंटरेस्ट को स्वैप करेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, सिनेरियो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभी सिनेरियो नहीं दे रहे हैं, अभी सिनेरियो ये है कि 6 मंथ के बाद या 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स RBI ने रिवाइज करके लोन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इसको 10 SBI ने 2% कर दिया। इसको चलो इसको 11% ले लेते हैं, ये 11% हो गया, ठीक है। PNB ने कोई चेंजेस नहीं किया। इसका EMI कितना हो जाएगा? 11,000। इसका EMI 10,000 है ही, है ना। अब एक चीज बताओ मुझे कि ये जो 11,000 है, 11,000, ये किसको पे करना है? मैं पे करूंगा, ये मैं बस आपको ये 1,000 रुपीज ही मार्जिनल, अब ये मैं पे कर रहा हूं आपको, आप ये आप पे कर रहे हो और ये वाला आप पे कर रहे हो 10,000, तो ये 1,000 रुपया पे किया, आपको 1,000 रुपया मैंने दे दिया कि आप एक काम करो, आपने 10,000 है ना, मैंने सिर्फ 1,000 रुपया दिया कि ये वाला आप मुझे दो मत, मार्जिन सिर्फ दे दो मुझे। क्लियर? हाँ बढ़िया तो मेरा है। अब ये सपोज करो कि ये 11 हो जाता है, अगले 3 महीने में ये 12% कर देता है, ठीक है। तो इसका EMI 12,000 हो गया और आपका चेंज नहीं हुआ। अब आप ये वाला जो है ये कौन पे करेगा? आप करोगे ना, और ये चेंजेस नहीं हुआ, मुझे तो अब फायदा हो रहा है, 1,000 मेरा बच रहा है, आपका 1,000 ज्यादा लग रहा है। क्लियर? चलो ऑप्शन में क्या होता है? An option is a contract that grants the buyer the right but not the obligation to buy or sell a certain amount of underlying asset at a set price, strike rate before a specific date of expiry। वो किसी ने भी ऑप्शन ट्रेडिंग किया है स्टॉक एक्सचेंज में? डेरिवेटिव्स में कॉल पुट्स किसी को भी पता है? वेरी गुड। ऑप्शन में क्या होता है, जैसे हम लोग शेयर खरीद रहे हैं 100 रुपीज का, मान लेते रिलायंस का कोई शेयर है, 100 रुपीज का, ठीक है। 3 महीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, 105 होगा, मुझे लग रहा है। मैंने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू
इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आया रिलायंस के 100 शेयर को मैंने फिक्स कर दिया कि अगले 3 महीने में मुझे 100 रुपीज में यह शेयर चाहिए, 100 रुपीज में चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट कर लिया सेलर ने और मुझसे कमीशन लिया जिसको बोलते हैं प्रीमियम। उसने क्या किया, मुझसे 5 रुपीज प्रीमियम लिया, 5 रुपीज। तो मैंने क्या किया, अभी 105 में ये शेयर को बुक कर लिया, ठीक है। अगले 3 साल में मान लेते हैं कि ये 1000 ले लिया मैंने 3 महीने में। अब क्या हुआ, 3 महीने के बाद इस शेयर का 100 रुपए से 140 हो गया, 140 हो गया। अब क्या है कि ये जो मार्जिन आया यहां पे टोटल 35 का, ये फायदा हो गया। तो या तो मैं ये मार्जिन ले लूं या फिर मैं ये जो शेयर अभी 140 का है मुझे इस 100 में ही मिल जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट देता है। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट ग्रांट द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। आप कॉन्ट्रैक्ट से निकल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्लिगेशन है कि बिल्कुल खरीदना, आप निकल जाओ। टू बाय और सेल a certain amount of underlying asset at a set price strike rate before a specific expiration date। 3 कोई एक्सपायरी रहता है इसमें। अंडरलाइंग एसेट्स क्या क्या है इसमें, अंडरलाइंग एसेट दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द ऑप्शन में बी फिजिकल कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, कॉटन, गोल्ड, ऑयल, ये सारे क्या है ऑप्शन में ट्रेडिंग होते हैं। अब आ जाओ यहां, अब यहां देखो एक प्रीमियम है, एक कॉल ऑप्शन है, ठीक है। इसमें प्रीमियम जो चार्ज लेते हैं, कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि प्राइस अप जाएगा, प्राइस अप जाएगा, पुट ऑप्शन में प्राइस डाउन जाएगा। कॉल में आप सेल करते हो, कॉल में आप सेल करते हो, प्राइस में आप पुट करते हो, मतलब आप बेचते हो। सेल मतलब कॉल में आप क्या करते हो, खरीदते हो। कॉल ऑप्शन के थ्रू आप क्या करते हो, बाय करते हो। और पुट ऑप्शन के थ्रू क्या करते हो, सेल करते हो, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन ग्रांट द बायर द राइट टू परचेज, बाय करते हो द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस बिफोर ऑन द एक्सपायरेशन डेट। कन्वर्सली द सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू सेल द एसेट्स इफ द बायर चूजेस टू एग्जीक्यूट दिस एक्सरसाइज दिस राइट। मतलब अगर बायर ने बोला कि ये जो 100 रुपीज का जो शेयर रिलायंस का लिया 3 महीने के बाद 140 हो गया, तो ये सेलर को देना पड़ेगा हर हाल में। लेकिन अगर ये बायर बोलेगा कि मुझे नहीं लेना है तो आप उसको मना नहीं, लेकिन आप यहाँ ऑब्लाइज्ड हैं यहाँ पे कि आप देना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू सेल, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट में किया। बट बायर जो है यहाँ पे वो डिनाई भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में वापस भी आ सकता है। पुट में ठीक उसका उल्टा है। बाय करने के लिए 100 है अभी शेयर आज के डेट में, 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, जो मुझे लग रहा है कि 140 जाएगा, इसमें प्लस मार्जिन भी होगा 5। तो मार्जिन मतलब प्रीमियम, उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने का प्रीमियम। नेक्स्ट है एफआरए। एफआरए के बारे में किसी को पता है? नहीं, चलो जल्दी से बताते हैं। चलो एफआरए के बारे में सीख जाओ। ये समझ लो को आप हार्दिक है, ठीक है। अब हार्दिक को लोन चाहिए, सपोज करो 10 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए। ये बैंक के पास गए, एसबीआई के पास, बोले कि ऐसा है मुझे लोन चाहिए, 3 महीने के बाद चाहिए। अरे अब मुझे लोन चाहिए, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 9.5 है। तो बोले कि ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लोन मिल जाएगा। बोले हाँ, आपके जो क्रेडिट वर्दीनेस है आपको आराम से लोन मिल जाएगा। तो आपने कहा कि नहीं, मुझे आज नहीं चाहिए, मुझे 3 मंथ्स के बाद चाहिए, 3 मंथ्स के बाद चाहिए। तो बैंक बोला यार देखो ऐसा मैं नहीं करता हूँ, जब लेना होगा तब लेकर आना,
तो जब फ्यूचर में बोला नहीं आज फिक्स कर लीजिए, मुझे लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। बोला बैंक की यार मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आप 3 महीने बाद आना, मैं देखिए आपको लोन तो मिल जाएगा ये मैं पक्का बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप मुझे 3 महीने बाद ही कॉन्ट्रैक्ट करो। आप परेशान हैं कि मुझे लग रहा है कि ये जो लोन का अमाउंट है ये बढ़ेगा फ्यूचर में। अब आप परेशान इतना है कि अब क्या करें। आप एक और बैंक के पास गए, बोले क्या हुआ। बोला मुझे लोन चाहिए लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद आना। बोला कितना बोल रहे हैं। बोले 9.5। तो बोला ठीक है एक काम करें, आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अगर लोन बढ़ा, सपोज करो कि लोन आपका 3 महीने के बाद 10% हो गया या 12% हो गया, तो मार्जिन कितना आया इसका 12% में 2.5। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये मैं दे दूंगा। ये वाला इंटरेस्ट है जो लगेगा ना, अगर आपका ये इंक्रीज हो करके 12% होता है तो घबराओ मत, मैं हूं, मैं दे दूंगा। बोला आप क्यों देंगे। बोला उसके बदले में मुझे चार्ज चाहिए, उसके बदले में मुझे मेरा जो चार्ज है वो चाहिए, लेकिन अगर ये 9.5% से डाउन हुआ, 9% हुआ, तो 5.5% आप मुझे देना, लेकिन जो भी बढ़ेगा चाहे 1% बढ़े, 2% बढ़े, 4% बढ़े, वो मैं दूंगा, लेकिन अगर उससे डाउन हुआ तो फिर आप देना। बोला अच्छा तो ये कब देना है। तो बोला जब लोन डिसबर्समेंट हो जाएगा तब मुझसे ले लेना, आप जाओ लोन लेना अभी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो इसने अभी एक एग्रीमेंट किया कि अब मैं 3 महीने के बाद से जो लोन लूंगा उसका जो इंटरेस्ट होगा वो 9% पे लूंगा, उससे ज्यादा अगर जो भी बढ़ता है वो आपका है, कम होगा तो मैं आपको मार्जिन दे दूंगा। ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। कॉर्पोरेट विशेष, अब देखो कैसे है कि अगर मान लेते कोई एक कॉर्पोरेट है, जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट में मैंने हार्दिक को बोला कि 1 करोड़ रुपए का लोन लिया 6 मंथ के लिए, ठीक है ना। आप 6 मंथ्स बिगिनिंग इन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने के बाद 6 मंथ के लिए लिया, तो इसको हम लोग 3 × 9 करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या फिर बुक में आप देखोगे VS करके 9 होगा, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 महीने के बाद 6 मंथ के लिए, ठीक है। द कॉर्पोरेट इज कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल राइज इन इंटरेस्ट, जो हार्दिक थे वांट टू सिक्योर द रेट नाउ, द कॉर्पोरेट इंटर्स इन 3 VS9 या 3 × 9 FRA with the notion amount of 1 crore. The counterparty offers rate 7% and 8% for the 3 × 9 FRA, मतलब 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद 6 मंथ के लिए। द कॉर्पोरेट लॉक्स इट एट अ रेट ऑफ 8%, 8% के लिए उसने लॉक कर दिया। द बेंचमार्क रेट राइज 9%, जो अभी मैंने बताया। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट द कॉर्पोरेट गेन द डिफरेंसेस 1% ऑफ द नोशनल अमाउंट फ्रॉम द सेलर, डिस्काउंट एट 9%, जो मैंने कहा कि आपका जो बढ़ जाएगा 8% पे आपने लॉक किया, 9% हो गया, तो 1% जो मार्जिन बढ़ा वो कौन देगा, FRA बैंक, दूसरा वाला बैंक देगा। Conversely, if the benchmark rate is 7.5%, the corporate pays the difference. आप उसको अगर ये 8% पे लॉक किया है और ये 7.5 हो जाता है तो 5.5% आप इसको देंगे, ठीक है। ये यही बोल रहा है। चलो साइलेंट फीचर OTC पे है, ये जो OTC काउंटर पे ही होता है, और सेटलिंग ओनली इन द इंटरेस्ट डिफरेंशियल, जो अभी मैंने बताया कि इंटरेस्ट जो 9% 8% पे लिया, 9% अगर हो जाता है तो 1% का मार्जिन, इसमें सिर्फ मार्जिन होता है इंटरेस्ट का। चलो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, ये क्या है, देखो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में भी होता है, इसमें 2 चीज होते हैं, एक कैप होता है, एक फ्लोर होता है। कैप क्या होता है, कैप इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू प्राइमरली बाय बोरोवर्स टू प्रोटेक्ट
themselves against rising interest rate। कैप का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि किसी ने कैप लगाया इस ऑप्शन पे, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन पे, ये सब CAIB में आपको डिटेल से पढ़ना है। आप कैप लगाते हो अप साइड में, फ्लोर लगाते हो डाउन साइड में, ठीक है। द कैप इज एसेंशियली एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क। borrower will purchase a cap at a specific interest rate called the strike or the selling rate. This rate act as a maximum limit on the interest rate the borrower will effectively pay. Cap gives the borrowers a right but not the obligation. It is a one-sided contract. One-sided contract मतलब अगर डाउन होता है तो मैं अब ऐसे समझो कि आपने कोई शेयर लिया, सपोज करो 100 पे लिया, ठीक है, 100 पे लिया। अब 100 पे तो लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन हो जाएगा, लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, आप इसको बेचना भी नहीं चाहते हो, तो आपने क्या किया, इस फ्लोर ऑप्शन को यूज किया कि अगर मार्केट का रेट 80% गया, मेरा 90% से नीचे गया, ठीक है ना, तो मुझे 1000 शेयर दे देना। और मैंने ये जो शेयर है वो 90 रुपीज में खरीदा था, जिसका अभी रेट 100 रुपीज है। 90 में खरीदा था, जो भर करके अभी क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मार्केट डाउन जाएगा, डाउन जाएगा तो मेरा तो घाटा लग जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इस ऑप्शन से 80 रुपीज में, 80 रुपीज डाउन में बोला 1000 आप मुझे बेच देना। जब कभी भी अगर रेट इससे नीचे चल जाएगा तो मैंने कैप लगा दिया, एक तरह का फ्लोर लगा दिया कि जब कभी भी 80% से ये शेयर नीचे जाएगा मुझे 1000 दे देना। तो अगर ये 1000 अगर नीचे चला गया तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, 20 रुपीज का घाटा लगा इसमें। लेकिन आपने खरीदा था क्या 90 में, यहाँ 90 में यहाँ पे 10 रुपीज का फायदा भी हो गया। तो ये मेकअप कर देता है एक तरह से, ठीक है। अब जैसे देखो, ये नोट करो, ये एक बार बनाना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ले लो, फिर इसको मैं बताऊंगा डिटेल से, जहां कंफ्यूजन होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बताओ मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया, डेरिवेटिव समझ में आया? फटाक से, बहुत लेट हो गया, जल्दी बताओ। यस सर। वेरी गुड। अब जल्दी से जाओ, 5 मिनट का एक टेस्ट है, ऐप में जाओ, थोड़ा बहुत अमरीक, हाँ थोड़ा बहुत आप बनाएंगे तब समझ में आएगा। आज एक्चुअली हार्दिक ने सारा टाइम ले लिया समझने में, कोई बात नहीं है। सॉरी सर। अरे नहीं नहीं, डोंट बी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई एम हेयर फॉर दैट ओनली ना। तो सी, अब मुझे और कंफ्यूजन में बता नहीं, एग्जैक्टली अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तो फिर फायदा क्यों है पढ़ने का। क्या हुआ था सर कि बड़ा हुआ, अभी क्लियर हो गया ना? अभी आप ऐप में जाओ, जल्दी फटाफट जाओ ऐप में, गो टू ऐप, click on 3 parallel lines, all India mock test is there, है, दिखा विवेक, आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में 3 पैरेलल लाइन है, ये सिर्फ ऐप में है, वेबसाइट पे नहीं है, ये ऑप्शन ऐप में है। आप ऐप में जाओ, होम पेज में सबसे ऊपर टॉप ऑफ द, जहां पे JIB लिखा हुआ है उसके बगल में 3 पैरेलल लाइन है, उस पर क्लिक करो, या फिर मोर ऑप्शन पे क्लिक करो, वहां पे मोर ऑप्शन में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिखेगा, मोर ऑप्शन में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है,
दिखा? मोर ऑप्शन में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिखेगा, मिला ना? चलिए ये सारे लोग स्क्रीनशॉट एक बार मार दो विवेक आप, और शेयर करो, और ये सारे लोग दो, मुझे पता चल जाएगा रिजल्ट किसने दिया है किसने नहीं दिया है। तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, देखो अभी ऑनलाइन अभी 15 लोग हैं, ठीक है? तो ये सारे अमरीक, चिराग, हार्दिक, जयसी, ये मंजू था, प्रतीक, राम, रवि, विधान, विवेक, ये सारे लोग अभी आप टेस्ट दोगे। 5 मिनट्स लगेंगे, बस 5 मिनट्स चैलेंज है ये। जितना मैंने पढ़ाया उसमें कितना समझ में आया उससे पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसको ज़रूर से दो, ठीक है? दो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ।